सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज तो बहुत कुछ खास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किस मूड में है। सुबह से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है कोर्ट में। पहले आपको अडानी हिंडनबर्ग, फिर इलेक्शन कमीशन, और फिर अभी थोड़ी देर पहले एससीबीए विकास सिंह चेयरमैन है, उनसे अलग हीटेड आर्गुमेंट हो गया सीजेआई साहब को। चलिए, आपके लिए न्यूज बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है। ये कल के पेपर में आ जाएगा, आपको इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कल के पेपर में फर्स्ट पेज पे ये रहेगा, तो कल जब पढ़ो ये पेपर तो आई गेस कि एक बार याद रखना कि हाँ, शशांक सर ने पढ़ाया था और जो भी पढ़ाया वो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसको अपन कल डिस्कस नहीं करेंगे, ये आज ही डिस्कस हो रहा है। कल न्यूज में आएगा, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में डाल के आई से कि आज का वीडियो देख लो, देख ही लो ना, अभी खत्म करो, क्यों बात के लिए कलेश पालना है ना। चलिए, पहला टॉपिक है इंडिया आस्क्ड G20 टू एक्स्ट्राडिट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट। इकोनॉमिक ऑफेंडर से काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये, कैसे टेररिज्म से लिंक करता है, क्या पीएमएलए के एस्पेक्ट्स हैं, क्या G20 का एस्पेक्ट्स है, दोनों आसपास में कैसे लिंक्ड है। गुरुग्राम से ये आ रहा है, हाँ वही गुरुग्राम जहां से वो फूल चोरी हो गई थी, है ना, देखा होगा आप लोगों ने मीम में से। चल, सेकंड है एफसीआरए लाइसेंस ऑफ थिंक टैंक सस्पेंडेड। थिंक टैंक इज बेसिकली एन एनजीओ और इसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है 180 दिन के लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए। पहले भी ऐसा हो चुका है जब एफसीआरए ने लाइसेंस सस्पेंड किया हो, और लास्ट ईयर ही ये चीज न्यूज में आई थी जब राजीव गांधी फंड और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों का लाइसेंस रद्द किया गया था एफसीआरए के थ्रू। तो अपन देखेंगे इसमें कि एग्जैक्टली बॉस एफसीआरए क्या है, कैसे प्रोसीजर है, हर चीजों। कुछ दिन पहले अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि हम सील्ड कवर में बात नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और सेबी ने कहा है कि ये कमेटी हमें हर चीज का रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, दे देगी। तो इस कमेटी में कौन कौन है, कौन जज इसको हेड कर रहे हैं, इन सब, नंदिन नीलकेनी भी इस कमेटी में है बाय द वे। तो चलिए, इस कमेटी को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ, वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन एडवाइस ऑफ कमिटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, एलओपी एंड सीजीआई। अर्लियर ऐसा नहीं होता था, ये आज सुबह ही किया गया है, सुबह डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, काफी एक रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट हो सकता है इन डेमोक्रेटिक नेशन, एंड इट वाज अ मच नीडेड थिंग। सिंपल एज इट वाज अ वेरी मच नीडेड थिंग कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ये बात टीएन शेषन ने भी कही थी। टीएन शेषन का जजमेंट भी देखेंगे इसमें हम, है ना। टीएन शेषन जिन्हें नहीं पता वो जान लो कि टीएन शेषन वाज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही वाज। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता टीएन शेषन, गूगल करना टीएन शेषन, ठीक है, जिससे सरकार भी डरती थी। तो उस टाइप का इलेक्शन कमिश्नर हमें चाहिए। चलिए, अब आते हैं अपन टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया आस्क्स G20 टू एक्स्ट्राडिट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट। पहले थोड़ा बहुत G20 घूमते हैं, और बहुत बार पढ़ा चुके हैं यार, अब तो एकदम तुम पढ़ा दो कि सर G20 एग्जैक्टली ये पहली बात है जो हमें ध्यान रखनी है ना। तो चलिए, पहले उन बातों को देख लेते हैं। हमारा एस्पेक्ट क्या है G20, और इससे रिलेट करेगा एक्स्ट्राडाइट। ठीक है, हम अपन इस पे भी ध्यान देंगे, ये हमारा प्राइमस टॉपिक रहेगा, एक्स्ट्राडिशन और क्या क्या उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन सब चीजों पे हम प्राइमरीली फोकस करेंगे। देखो, G20 की बात करें तो G20 में आपको सबसे पहले क्या आता है, G20 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रोइका। ठीक है, लास्ट ईयर किसके पास मेंबरशिप थी, चेयरमैन था इंडोनेशिया। ठीक है, मतलब बाली। अभी किसके पास है, इंडिया। नेक्स्ट ईयर किसके पास होगी, ब्राजील। ब्राजील किसमें है, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, बताना कमेंट सेक्शन में। साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, कौन से कॉन्टिनेंट में है ब्राजील, ये बात बताना है ना। ना बता पाओ तो धरती उल्टी मत कर देना प्लीज। और इसके बाद ब्राजील के बाद कौन आएगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे, है ना, जहां पे आपको केप ऑफ गुड होप मिलता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखना कभी मन हो तो, और नीचे देखना है सबसे नीचे, केप ऑफ गुड होप वाज द रूट टू इंडिया, है ना। तो ये सब कंट्रीज है, इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, और G20 के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, G20 में टोटल 19+1 मेंबर है। 1 इज द यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर है, ये चीज याद रखना। और अर्लियर कितने थे, 28, लेकिन एक एग्जिट हो गया जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन। तो ब्रेक्जिट के बाद इसमें 27 मेंबर बचे, तो टोटल मेंबर इन G20 इज 46 मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन G20। और इसमें यूरोपियन यूनियन में जो 27 मेंबर हैं, इसमें
इसमें से लमसम 19-20 जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी सेम है, ये बात याद रखना, ठीक है। इतनी बातें तो आपके जहन में होनी चाहिए G20 से रिलेट करते हुए, ठीक है। आई होप कि ये एक बेसिक एस्पेक्ट है जो G20 में, जब भी आप G20 पढ़ोगे ये बेसिक्स होता है G20 का, ठीक है। 1999 ऑनवर्ड्स ये चीजें चली, और ये ऐसा नहीं कि एक बार में 20 लोग आ गए, लोग आते गए, कारवा बनता गया, ग्रुप बनता गया G20, ठीक है। अगर ग्रुपिक्स ही पढ़ने हो, कभी कभी लगता हो कि सर कितने सारे ग्रुप्स पढ़ने हमें, तो एक काम करना, एक G7 पढ़ लेना, G8 पढ़ लेना, बता दे रहे ग्रुप्स के नाम, ये बहुत न्यूज में रहते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर ही हुआ था इसका मीटिंग। अच्छा, एक और पढ़ना, वो इंडिया के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड। क्वाड की मरीन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और इस बार होने वाला है अगस्त में, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। क्वाड में कितनी कंट्रीज? 4, ठीक है। इंडिया के साथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसमें भी है कि कौन बाद में ज्वाइन किया, रिसेंट मेंबर ऑस्ट्रेलिया है उसका। तो ये सब चीजें बात याद रखा करो, ये 4-5 ग्रुप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसमें बात की गई एक्स्ट्राडिशंस की। तो मिनिस्ट्री में ये बताया गया, जब G20 की मीटिंग चल रही थी, इटली से लोग आए हुए थे। अच्छा, रायसीना डायलॉग हो रहा है, उसमें कहाँ की प्राइम मिनिस्टर आ रही है 5 साल के बाद पहली बार, ये बताना। रायसीना डायलॉग जो हो रहा है ना अभी रिसेंटली। चलिए अब आते हैं अपने हम इस एस्पेक्ट पे। हमने इसमें क्या देखा, G20 से रिलेटेड बात है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया में 1962 ऑनवर्ड्स आई। पहले ये समझो कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या, और 2 एस्पेक्ट है, एक तो एक्स्ट्राडिशन प्लस इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये 2 बातें पता रखो। इकोनॉमिक ऑफेंडर नाम से ही पता चल रहा है पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या, नीरव मोदी बहुत बैठे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर, और उनको उस कंट्री से, जिस भी कंट्री में वो भागे हैं, वहां से इंडिया लाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। और जिस प्रोसेस से लाया जाता है वो एक ट्रीटी की जाती है, एक संधि की जाती है, दैट इज द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। आई होप कि बहुत ही प्लेन और लेमन लैंग्वेज में मैंने ये बात बताई है कि जैसे मान लो कि मैंने 1000 करोड़ का घपला कर दिया एसबीआई के, सारे एसबीआई के साथ ही करते हैं, एसबीआई ने तो पीएनबी है ना, प्लीज ऐसा कभी नहीं होने वाला है, एसबीआई के साथ कुछ इस टाइप का करते हैं। और एसबीआई पे करने के बाद अपन क्या करते हैं कि हम भाग जाते हैं किसी, यूके चले जाते हैं, यूके से एक्स्ट्राडिशन बहुत आसान है, यूके के पास हमारी ट्रीटी है, 62 में ही ट्रीटी करी थी हमने यूके के साथ, तो यूके भाग जाते हैं, तो यूके से मुझे लाने के प्रोसेस को कहा जाएगा एक्स्ट्राडिशन, मुझे एक्स्ट्राडेट किया जाएगा वहां पे, ठीक है। और वेयर द एक्स्ट्राडिशन एंड्स असाइलम स्टार्ट्स, मान लो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हो पाई तो वहां पे मुझे असाइलम मिल जाएगा और वहां हम रहने लग जाएंगे। अच्छा, ये चीज अभी रिसेंटली भी हुई थी, जैसे आप जहां से एक्स्ट्राडिट किया मे बी उस कंट्री के लिए आप हीरो हो और विलेन भी हो सकते हो, जैसे एडवर्ड स्नोडेन, वो हीरो था। दलाई लामा, दलाई लामा कहते हैं, ये तिब्बत से आए थे इंडिया में, तो चाइना के हिसाब से ही इज ऑफेंडर, ठीक है, इंडिया के हिसाब से ही इज असाइलम सीकर। तो ये चीज याद रखना, हर कंट्री का अपना एक पॉलिटिकल और एक नजरिया होता है देखने के लिए, जो मेरे लिए सही है क्या पता हो तुम्हारे लिए गलत हो, जो मेरे लिए गलत हो वो आपके लिए सही भी हो सकता है। तो एक बैलेंस है, ऐसा मत समझना है कि वो अच्छा ही है, मे बी किसी के लिए हीरो हो तो किसी के लिए एक जीरो भी हो सकते हो, तो ये 2 बातें याद रखना। तो इसमें बात की गई इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को, कि कहा गया कि सर इनको लाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए, दैट इज द, ये ध्यान रखना, मल्टीलैटरल, ठीक है, मल्टीलैटरल। जब 2 कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं बाइलैटरल, जो बहुत सारी कंट्रीज होती है इकट्ठा तो उसे हम कहते हैं मल्टीलैटरल। ये एस्पेक्ट आई होप कि क्लियर है, ये एक ओवरव्यू था G20 और एक्स्ट्राडिशन का। बाकी बात हम डिटेल में करेंगे कि कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कितने के साथ एग्रीमेंट है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड ट्रीटी, ठीक है। चलिए ये भाई सब जा रहे हैं G20 से, हो गया खत्म, चलो घर चले हम। न्यू दिल्ली इन फेवर ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पीडी कन्फिस्केशन टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोथ एट होम एंड अब्रोड, ठीक है। ये 2 बातें ये तो अभी हम लोगों ने करी है। और ये इटली से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह बोले, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैव बीन अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्पेशली व्हेन द ऑफेंडर्स फ्ली फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री। प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो कोई पोलैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं और चला गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे लाए वहां से, वहां की कंट्री से बातचीत करो। और एक्स्ट्राडिशन के ना अपने कलेश है, जैसे मान लो अगर आप किसी को एक्स्ट्राडाइट करवा रहे हो ना, तो इतना आसान नहीं है उसको एक्स्ट्राडाइट करवाने की, एग्रीमेंट कर लिया कर लिया, बहुत कंडीशंस होती हैं कि अगर आप एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हो किसी पर्सन को तो आप उतना ही सजा दोगे जितना आप बता रहे हो, 1 दिन की ज्यादा भी नहीं, ठीक है। और डेथ पेनल्टी जनरली नहीं दी जाती है एक्स्ट्राडिशन से बुला के, क्योंकि एक चीज होती है ह्यूमन राइट्स, वो किसी का, जैसे बहुत सारी कंट्री जहां पर डेथ पेनल्टी एबोलिश्ड है, और आपके यहाँ जो उस बंदे ने जो ऑफेंस किया है
तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और वो है डेथ पेनाल्टी पनिशमेंट। ठीक है, या आपकी कंट्री ने उसे डेथ पेनाल्टी दिया हुआ है तो वो कंट्री कभी एक्स्ट्राडिट नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसे ये जितने भी नॉर्डिक वगैरह कंट्रीज होती है ये जल्दी एक्स्ट्राडिट नहीं करती हैं ये डेथ पेनाल्टी वगैरह पे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये गलत है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब आता है इन्हें हम कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया था 2018 में, जिससे इनको डील किया जाता है। जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उनको इस एक्ट के अंदर डील किया जाता है। EFU क्या है? इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम अ वारंट ऑफ अरेस्ट in relation to scheduled offences has been issued by any court in India who has left the country to avoid criminal prosecutions or the FEO abroad refuses to return to face criminal prosecutions। मान लो कोई पर्सन है या तो क्राइम करके भाग गया और मना कर रहा है इंडिया आने से कि हम नहीं आएंगे, और आएंगे तो पनिशमेंट मिल जाएगा, और वो इकोनॉमिक ऑफेंडर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वापस अपने नेक्स्ट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ ऑफेंसेस के कम से कम तो 100 करोड़, ये इज्जत होनी चाहिए ना भाई। कोई 5 रुपए लेके भागा है उसको बुला रहे क्या भाई साहब, क्या चिंदी पना कर रहे हो? कम से कम 100-200 करोड़ लेके भागा हो तो बुलाओ। तो है ये 100 करोड़ वाले लोग इनके किए जाते हैं। सम ऑफ द ऑफेंसेस लिस्टेड, जैसे चेक डिसऑनर, मान लो 102 करोड़ का चेक डिसऑनर करके भाग गया, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसके लिए तो आप आंख बंद करके ये वाला टर्म देखो, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005। ठीक है, इसमें चेंजेस किए गए थे काफी, और इस पे एक केस भी है, कल ही बताया था मैंने, निकेश ताराचंद केस, जिसमें बताया गया था ट्विन कंडीशन ऑफ बेल। ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, इंडिया हैव एक्स्ट्राडिटेड ट्रीटी विद 42 कंट्रीज। इस पे भी बात करेंगे अभी, ये काफी डिबेटेबल है। सम ऑफ द ऑफेंसेस लिस्ट, अच्छा इसमें एक चीज और है, काउंटर फिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड करेंसीज। एक चीज बताते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा टाइम पास होगा, टाइम पास का सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये जो है ना स्टैम्प्स, एक केस आया था स्टैम्प केस, इसमें DNA की बात भी की गई थी। यूट्यूब पे सर्च मारना या गूगल पे स्टैम्प केस पढ़ना, ठीक है, और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कैसा लगा। और बताएंगे नहीं हम कि एग्जैक्टली क्या है करेंसी, क्योंकि तुम्हारा ना मजा खराब हो जाएगा। फिर एक इंडिया की ब्लैक हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा कि कैसे फर्जी स्टैम्प पेपर बना के कितना बड़ा गेम किया जा सकता है। गेम कर मत लेना। आता है ये करेंसी वाली, करेंसी में होता है ये सेक्शन 389A से E जो है IPC का, वो इससे डील करता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, वेब सीरीज फर्जी, तो वो देख लेना, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकलिटी भी देख लोगे कि सर कैसे क्या होता है। विजय सेतुपति के डायलॉग्स मत याद रखना, है ना, मूवी देखना बस और वापस निकल जाना। और एक चीज है स्टैम्प वाला, वो जरूर देख के कमेंट सेक्शन में बताना कि देखा या नहीं देखा। ठीक है, और ये सेक्शन 389A से E तक IPC में मेंशन है इसके पनिशमेंट्स। 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, काफी उससे आगे भी है। इंडिया की अभी तक 42 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। ये डेटा MEA के अकॉर्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ MEA के अकॉर्डिंग है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्ट्री है, उसके हिसाब से इंडिया ने 42 कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया हुआ है। लेकिन जब आप गूगल पर रैंडम सर्च मारोगे तो आपको ये 39 दिखेगा। तो आई वेंट विद दिस डेटा ऑफ MEA कि 42 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है। नेक्स्ट है, मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट्स। तो इंडिया ने 9 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ट्रीटी नहीं है इनके साथ, एग्रीमेंट्स है कि हाँ आगे जाके ट्रीटी में भी साइन करें। कौन सी कंट्री है ये? 9 कंट्रीज के नाम में भी याद रख लेना, आसान नाम है, ज्यादा टफ नेम भी नहीं है ऐसा कि बहुत ज्यादा टफ है। पहला है क्रोएशिया, फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया तो बताया भी था मैंने एक बार, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, जो अराफुरा सी पड़ता है ऊपर में, अराफुरा सी के ऊपर ये पापुआ न्यू गिनिया भी है ना। तो ये देखना कभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही पड़ता है, और मेनलैंड उसमें आता है पूरा ओशियानिया में। फिर है पेरू, श्रीलंका, ये तो अपना ही बाजू वाला है। फिर सिंगापुर, स्वीडन और तंजानिया। ठीक है, ये 9 कंट्रीज के साथ इंडिया के एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटी नहीं है। कभी आए एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, नाम दे देगा क्रोएशिया, फिजी, इटली, यूके। ठीक है, तो उन तीनों के साथ है, इसके साथ नहीं है, वो सॉरी इसके साथ है, उन तीनों के साथ नहीं है, ट्रीटी एग्रीमेंट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज FCRA लाइसेंस ऑफ थिंक टैंक सब्सिडरी। FCRA क्या है? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। अब FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट।
तो एफसीआरए को पहले हम एक बेसिक लेमन टर्म में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। जिन लोगों के लिए नया है वो चीज वो समझ लो, सीपीआर समझने वाली चीज नहीं है। सीपीआर जस्ट एन एनजीओ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। मेन हमें बात करनी है एफसीआरए के बारे में। तो हमारा मेन एस्पेक्ट अभी क्या है, एफसीआरए, ठीक है। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ही समझ में आता है कि अच्छा ये ना 1976 के अराउंड आया था, ठीक है। उसके बाद ये अमेंड भी हुआ 2010 में, फिर उसके बाद ये 2019 में भी अमेंड हुआ, जिसका 2020 में इसका नया चेंजेस आए। तो एफसीआर ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि विदेश से जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसको रेगुलेट किया जाता है इसके अंदर। अब इसमें है कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि हाँ आप ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले सकते, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए ये सब नहीं ले सकते हैं। इसमें है आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है, अगर 5 साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर में नहीं करवाया, मतलब जैसे मान लो कि 1 जनवरी 2023 को मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो इसके 6 महीने पहले के अंदर हमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर नहीं करवाते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये दोबारा नहीं हो सकता। एक बार सस्पेंड हो गया मतलब हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नोडल मिनिस्ट्री, भाई चाणक्य की मिनिस्ट्री में आता है, समझ गए होगे थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये नाम याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पता रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और लास्ट ईयर इसमें 2 काफी नामचीन एनजीओ को सस्पेंड किया गया था, वो था राजीव गांधी फंड और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 2 नाम भी याद रखना, क्या पता अगर पीछे से जीके पूछे तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा। और अभी किसको सस्पेंड किया है, सीपीआर को, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को। एक ओवरव्यू पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीजें है क्या और कैसे ये काम करती है। 180 डेज के लिए सस्पेंड किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ था, एफसीआर मैंडेटरी टू रिसीव द फॉरेन फंड्स, बता ही दिया, इसमें कुछ करने की बात जरूरत है नहीं। अच्छा सीपीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर पूछता है। ये पिछली बार पीएफआई से क्वेश्चन आ गया था एक एग्जाम में, क्लैट में ही आया था बाय द वे। तो सीपीआर से मे भी क्वेश्चन आए, तो सीपीआर में यही है, 1973 में फाउंड हुआ था सीपीआर, ठीक है। वेबसाइट है नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टिसन इंडिपेंडेंट एनजीओ, समझ लो टू बी प्रिसाइज। आसानी से याद रखो ना चीजों को, क्यों टफ बनाना है। ये दिल्ली बेस्ड है, 1973 में फाउंड हुआ था। डेट भी पूछेगा तो यही सब पूछता है, ज्यादा उल्टा सीधा चीज नहीं पूछता है। आगे है एफसीआरए 1976। देखो आधी बातें तो यही पकड़ ली थी हम लोगों ने। 1976 में आया, 2010 में वापस अमेंड हुआ, फिर 2019 वाला अमेंडमेंट। मेन 2019 वाला अमेंडमेंट है क्योंकि उसके अंदर ही सारे सस्पेंशन हो रहे हैं। 31 मार्च 1976 को आया था, एनेक्टेड विद एम टू रेगुलेट, ये सब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मेंटेन करने के लिए। एफसीआरए 2010 रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन फंड नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज ना हो उसको पकड़ने के लिए, ये सब चीजों को नया किया गया। हु कैन एक्सेप्ट फॉरेन फंड, ये आपको याद रखना है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री से होना चाहिए क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर डिफिनिट कल्चरल सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब अगर ले रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और सेक्रेट आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जिसको ऑडिट करेगी कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड सबमिटेड टू द होम मिनिस्ट्री एवरी ईयर। हर साल आपकी अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। एक चीज मान में आ रही होगी, सर वो फॉरेन से पैसा ले रहे तो इन्हें इतना प्रॉब्लम क्या है। अरे बहुत प्रॉब्लम है यार। देखो एक प्रॉब्लम आ जाता है पीएमएलए का, जस्ट वेट, एक प्रॉब्लम आता है पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इससे कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है टेररिज्म। क्या पता कोई एनजीओ बना के बाहर से पैसा ले रहा है और टेरर एक्टिविटीज, जैसे इसके अंदर ना पीएफआई को इसलिए घुसाया गया था कि उसके एक्टिविटीज जो काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन सब से रिलेटेड थे। हु आर डिबार्ड फ्रॉम रिसीविंग, कैंडिडेट जो कि कोई इलेक्शन लड़ रहा है वो। दूसरा है कार्टूनिस्ट, एडिटर, पब्लिशर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब नहीं ले सकते फंड्स बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए। ये रजिस्टर करना आपको जरूरी है। होम अफेयर इंक्वायरी करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंक्वायरी करवाएगा कि जो रजिस्टर करवा रहा है क्या क्या है उसका।
वो 90 डेज के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या अप्रूव हो सकता है। वंस ग्रांटेड एफसीआर 5 इयर्स के लिए वैलिड है, ये भी जस्ट बताया। 6 मंथ्स के अंदर आपको करवा लेना है। वंस एक्सपायर्ड नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल तक के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो आई होप कि आई एम वेल क्लियर ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप ज्यादा कुछ ना भी देखो, अगर ये वाला एस्पेक्ट भी जिसका क्लियर है ना, वो अंदर वाली बातें समझ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ ये हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने अडानी साहब की बैंड बजा दी, टॉप 10 से 30 पे लेके आ गया है इसको। तो क्या है एग्जैक्टली ये हिंडनबर्ग कमेटी, ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कमेटी बना दी है। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने ये कमेटी रिकमेंड की है। तो बेंच कंप्राइजिंग सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा एंड जेबी पारदीवाला। 3 जज बेंच थी, ये नाम याद रखना। 3 जज बेंच, डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला एंड पीएस नरसिम्हा ने एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड की है ऑफ जस्टिस अभय मनोहर सापरे। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ठीक है, रिटायर्ड है। अभय मनोहर सापरे साहब हेड कर रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग होंगे? एक है ओपी भट्ट साहब, नाम याद रखना, ओपी भट्ट पहले, ठीक है, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन रह चुके हैं ये। प्रेजेंटली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी और टाटा स्टील और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। इन तीनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ओएनजीसी, एचयूएल एंड टाटा स्टील, ठीक है। पहला नाम है इनका ओपी भट्ट। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति कौन है इस चीज में? जेपी देवधर। जेपी देवधर का नाम याद रखना, जेपी देवधर। भट्ट साहब, देवधर साहब फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के। मतलब हर कोई कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड है। केवी कामत है फॉर्मर चीफ ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। ये केवी कामत साहब भी है। नेक्स्ट कौन है? मिस्टर नंदन नीलकनी, ये चेयरमैन है यूआईडीएआई के और को फाउंडर है इन्फोसिस के। यूआईडीएआई के ये आधार वाला, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन वाला, ठीक है। आधार केस भी है, प्राइवेसी वाला भी। एडवोकेट सोमशेखर सुदर्शन, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिसेंटली रिट्रीटेड हिज नेम फॉर एलिवेशन एज अ जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ओवर रूलिंग सेंटर्स ऑब्जेक्शन। ये काफी डिबेटेबल नेम होने वाला है। एडवोकेट सोमेशेखर सुंदरेशन, ठीक है, इनका नाम याद रखना, सोमशेखर सुंदरेशन। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के लिए इनका नाम रिकमेंड किया था, सेंटर ने ऑब्जेक्शन दिया था, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है इनको। ये जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एडवाइस ऑफ कमिटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, एलओपी एंड सीजेआई। बट इसमें जाने से पहले फ्रॉम द लाइव लॉ ओनली। तो इसमें जाने से पहले आई होप कि आई एम क्लियर ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ हिंडनबर्ग, एफसीआरए एंड द रिलेटेड टॉपिक्स दैट वी हैव रेड ये जस्ट, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, है ना, ये गेम थोड़ा लंबा चलेगा, सबका बदला इसमें लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि फैजल खान इसमें किससे किससे बदला ले रहे हैं। पहले देखो मेन एस्पेक्ट क्या है इसमें। जो भी डेटा हम लिख रहे हैं ना, ये मोस्टली अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1951 में बनी एक बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, इंडिपेंडेंट एकदम, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अच्छा, ईसीआई जो है was a 1 member body, was a 1 member body, ठीक है। बट अभी इट इज अ 3 member body, 3 member body। 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 61st अमेंडमेंट, उस पे बाद ये एक 3 member बॉडी हो गई। कब से? 1989 के एक्ट से। कोई भी अमेंडमेंट के 1 साल बाद ही वो एक्ट आता है, लम्स ये चीज है। तो इसमें 3 member बॉडी किया गया, इनका टेन्योर भी फिक्स किया गया 6 साल एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। तो इस पे केस हुआ था 1994-95 में, और केस का नाम है टीएन सेशन। ये केस के सारे फोटोग्राफ्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो अपन अच्छे से डील करेंगे। टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। कभी मन हो तो टीएन सेशन के बारे में पढ़ना, ठीक है, कि इलेक्शन कमिश्नर हो तो टीएन सेशन जैसा। 3 member बॉडी होती है, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इलेक्शन कंडक्ट करवाना। प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन यही कंडक्ट करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाले भी यही कंडक्ट कराते हैं। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। इसके ऊपर पहले भी बहुत बवाल उठा था कि भाई आप एक दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करा देते हो, क्या चीज है। एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस सब की फोटोग्राफ्स है पीडीएफ में, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आर्टिकल एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी, 3, 2, 4 है ना, 1, 2, 3,
चार पांच छह सात है ना गाना, तो उसमें 3 2 4 वैसे भी याद रख सकते हो। आर्टिकल 324 जो बोलता है देयर शैल बी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। यार प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट कर रहा है? एक तरह से अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर ही तो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, हम गलती सुधार देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने कहा, आई होप इट इज विजिबल, यस। अब इन्होंने कहा कि देखो एक कमिटी होगी, वो अपॉइंट करेगी। भाई अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट पावर है, प्रेसिडेंट हैव द पावर, ठीक है, जो पढ़ते हो ना, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आती है। एग्जीक्यूशन है, अपॉइंटमेंट है, लेकिन एक कमिटी बनेगी, उस कमिटी का क्या नाम होगा? वो कमिटी होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, प्लस प्राइम मिनिस्टर की। ये तीनों मिलके एक नाम देंगे और वही नाम प्रेसिडेंट भी साइन करेगा। तो ये चीज है, एंड इट इज अ रेवोल्यूशन इन डेमोक्रेसी कि सीजीआई एंटर हो रहे हैं। जैसे ही सीजीआई एंटर होंगे और एलओपी एंटर होगा, जो पार्टी अभी फंक्शन में है उसके पास कम पावर बचेगी, उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर कम हो जाएगी। पीएम साहब जब तक कर रहे थे, मतलब कि मेरा बंदा होगा, मेरा आदमी होगा, भले वो इंडिपेंडेंट काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन वो आदमी मेरा होगा एक तरह से कहा जाए तो। जब जो कैबिनेट वगैरह मिलकर जिसको डिसाइड करेंगे ये होना चाहिए, तो उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन बॉडी इंडिपेंडेंट है, बट कमिश्नर कैन और कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट बी सेड। ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो ओपेक सिस्टम था कहीं ना कहीं, अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो। बट अब जो बॉडी बनेगी उसमें सीजीआई है। अच्छा एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सीजीआई और पीएम का इंटरेस्ट सेम हो गया, एलओपी का इंटरेस्ट कभी सेम नहीं होगा अगर पॉलिटिक्स में देखोगे तो। बट सीजीआई का इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू द सेम एज द पीएम, बिकॉज सीजीआई इज वेरी डिफरेंट थिंग बॉस, इज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी तो है ही, तो सीजीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पीएम यहाँ पर है, एलओपी यहाँ पर है, तो चांस ही नहीं है ट्रांसपेरेंट ओपेक होने का। यहाँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। इट इज अ रेवोल्यूशन इन डेमोक्रेसी इफ गॉट इंप्लीमेंटेड, ठीक है। मे बी इसको चैलेंज किया जाए ना किया जाए, लेकिन 324 नीड्स टू बी अमेंडेड नाउ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एंड इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज की बेंच ने इसको डायरेक्ट किया है। मे बी आप इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दें, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, और वो हो भी सकता है 2015 का केस है, इसको बड़ी बेंच को रेफर किया जा सकता है कि 5 जज की तो थी ना, 7 जज बेंच को रेफर कर देंगे, लेकिन अगर इसमें मेरिट होल्ड होगा तब, नहीं तो नहीं, ठीक है। बाकी आई लिटरली पर्सनली आई डोंट वांट इट शुड गो टू द हायर बेंच, क्योंकि ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिनका भी था। तो देखते हैं कौन कौन से लोग थे। केस स्टेटस, केस का नाम देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस था। कॉन्स्टिट्यूशन बेस में थे जस्टिस के एम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय एंड सीटी रवि कुमार। काफी सीनियर जजेस हैं यार, ये काफी सीनियर जजेस, तो दे होल्ड द कैपेसिटी टू डू इट एंड दे डिड इट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फाइनली ये बोल ही दिया। आगे क्या है ये देखो, ये इलेक्शन है 324। इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन, उनका टाइम फिक्स होगा एंड अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब चीजें हैं। और ऊपर देखा जाए तो ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड एवरी, जो भी इलेक्शंस ये कंडक्ट करते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इन सबका ये देखता है। अगर पंचायत का आ जाए तो इलेक्शन कमीशन मत मार के चले आना। ये 324 ध्यान से पढ़ो तो द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट एंड इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट held under this constitution shall be vested in commission referred into this constitution as the election commission. election commission ही होल्ड करवाएगी इनके इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वाज मेड अ 3-member बॉडी बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 और 1989 से वो इफेक्ट में आ गया। अभी ये सभी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है। अब एक केस था, ओरिजिनली देखो ये केस मैंने वहीं से निकाला है, सुप्रीम कोर्ट वाली साइड से। तो ये सुप्रीम कोर्ट सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी, टीएन सेशन वर्सेस, टीएन सेशन उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और यूनियन ऑफ इंडिया। केस था 1993 में फाइल हुआ था और 1995 के आसपास इसमें जजमेंट आई थी। इस केस में साफ था क्या, टीएन सेशन ने 61st अमेंडमेंट 1989 को कहीं ना कहीं चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप फिक्स टेन्योर कर रहे हो, 2 मेंबर ला रहे, क्यों ला रहे हो, ये गलत है टीएन सेशन के हिसाब से। बस साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को हटाया और कहा कि नहीं ये सही है जो भी है।
1st October 1993, the President of India, in exercise of powers conferred Clause 2 of 324, appointment of election commissioner of the Constitution, fixed until further orders the number of election commissioners other than chief election commissioners at 2, मतलब 2+1 body. By a further notification of event date, the President was pleased to appoint Dr. M.S. Gill and Shri G.V.G. Krishnamurthy as election commissioners with effect from 1st October 1993. इसी बात को टीएन सेशन ने चैलेंज किया था कि इन दोनों का अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है, ये बातें याद रखो. और इसमें और भी बातें थी कि टेन्योर जो 6 इयर्स और 65 इयर्स, इस पे भी बात की गई. ठीक है, और सैलरीज की बात की गई, बहुत सारी चीजें थी इसमें आया. और ये देखो, इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, इस चीज को चैलेंज किया गया. टीएन सेशन ने चैलेंज किया अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया. यहां पर आई गेस की क्लैरिटी आ गई होगी. टीएन सेशन के इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आपका चैलेंज सही नहीं है, आई एम होल्डिंग इट ट्रू. ये गुड टू बी ट्रू हो गया. अब इसमें क्या क्या है, स्कीम 324 इज देयर शैल बी अ परमानेंट बॉडी. स्कीम 324 यही तो बोलता है कि देयर शैल बी अ परमानेंट बॉडी. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो चैलेंज है वो चैलेंज गलत है, और जो ऑर्डिनेंस है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दिया है, वो बिल्कुल भी ठीक है. ठीक है, ये चीज देख लेना, यहाँ पे पैरा 13 में ही ये चीज लिखा हुआ है इस केस के. और यहाँ देखो, हेल्ड प्रोवाइड्स फॉर अ मल्टी मेंबर कमीशन, हेंस प्रोविजन इन दैट रिगार्ड इन द अमेंडिंग ऑर्डिनेंस एक्ट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. टीएन सेशन के इस रेट को खैर खारिज कर दिया गया था. तो ये चीज याद रखना कि एग्जैक्टली ये चीजें आई कहां से. आई होप कि आई एम क्लियर ऑन दिस. काफी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे ले गए अपन. नाउ व्हाट नॉट टू बी. इस पार्ट में दो चीज है. पासिंग आउट द लाइन मिथ इज नॉट ऑफ अ गर्ल एंड पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी विद द पोर्ट्स ऑफ द जुडिशरी. पहला आर्टिकल पढ़ना, ये दूसरा वाला आर्टिकल पढ़ना, ये इंटरेस्टिंग है. फैजान मुस्तफा साहब ने लिखा है. वो जब भी लिखते हैं कुछ बढ़िया लिखते हैं. गोलकनाथ का केस, इंडिया के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सबको उन्होंने बहुत प्यार से कवर किया है इसमें. और पासिंग आउट द लाइन मिथ इज नॉट फॉर अ गर्ल, ये सिंपल सा आपका टॉपिक है जिसपे फीमेल एजुकेशन और बाकी सब चीजों पे ध्यान दिया गया है. तो दोनों को देखना अच्छे से. बट हाँ, ये दूसरा वाला है, इससे नोट्स बनाए जा सकते हैं. अगर इसमें कोई डाउट आए पढ़ने में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, इसका कल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट दैट बॉट पीस इन आयरलैंड डिकेड्स ऑफ वायलेंस. तो इसका कौन सा एग्रीमेंट है ये बताना है इसमें. द प्रोटोन बीम थेरेपी इज कंसिडर्ड विएबल अल्टरनेट फॉर विच कंडीशंस. कैंसर, एचआईवी, स्ट्रोक, पोलियो. नेक्स्ट इज द तोशखाना केस वाज अ लैंडमार्क केस ऑफ अफगानिस्तान. Which of the following denomination of coin is not issued in India. ये 25 पैसा इसका आंसर है. 25 पैसा का कॉइन इशू नहीं होता है. और तुम लोगों किसी ने देखा भी नहीं होगा, 50 पैसे तक का नहीं देखा होगा. तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन इसलिए फ्रेम हुआ है कि उसका सबसे बड़ा रीजन है ये जो यूपी क्यूआर बेस्ड जो कॉइन्स दिए जा रहे हैं ना, क्यूआर बेस्ड करेंसी, तो उसके लिए ये क्वेश्चन में भी आसपास का जा सकता है. ठीक है. Now these are the channels on which you can follow for more such detailed informations. Thank you. That's all from my side.